ग्रेट, स्टार्ट करते हैं सर अपने इस FER1 के पहले टॉपिक से, दैट इज IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। बड़ी मजे का सवाल है, बड़े मजे का टॉपिक है। इस टॉपिक में ज्यादातर हमारा फोकस कंपटीशन पे होगा, अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह में इतनी ज्यादा इस टॉपिक में नहीं देख रहे होंगे। यस, मैंने इस जो थ्योरी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आप लोगों के पास इस हैंडआउट में डिफरेंट डायग्राम्स वगैरह मर्ज की, मैंने सारी शेड टेक्स्ट की ज्यादा उठाई है, तो जो शेड टेक्स्ट की थ्योरी वो भी इंशाल्लाह आप लोगों की इस प्रेजेंटेशन में कवर हो जाएंगी। सर हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। थोड़ी बेसिक सी बातें करें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, समझ आता है क्या लफ्ज है ये? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का लफ्ज हमने सुना है पहले कभी? कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम पता है हमें? PRC में हमने कोई पढ़ा? IAS 16 नाम क्या था उसका? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में हम क्या पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट होता क्या है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को इनिशियली किस तरह से मेजर करता है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को सब्सिक्वेंटली डेप्रिशिएट कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, ये हमने नहीं पढ़ा होगा, इन दी एंड डीरिकॉग्नाइज कैसे करते थे। और कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने पढ़ा हो PRC में? IAS 2 इन्वेंटरीज, IAS 2 इन्वेंटरीज पढ़ा है हमने PRC में। IAS 2 इन्वेंटरीज में होता है कि इनिशियली इन्वेंटरी को कैसे मेजर करना है, सब्सिक्वेंटली इन्वेंटरी को लोअर ऑफ कॉस्ट या वेटेड, लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पे रखना है, प्रोसेस करने के FIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ये डिफरेंट हमने मेथड्स IAS 2 और IAS 16 के अंदर कवर किए हैं। तो अच्छी बात ये है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है। अब देखिए, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है ना, दैट इज कॉल्ड IAS and IFRS. IAS stand for International Accounting Standards and IFRS stand for International Financial Reporting Standards. इन स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव या इन स्टैंडर्ड्स को क्यों बनाया गया? सर इस प्रकार से कि एक बिजनेस या कंपनी अपनी जिंदगी में जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जब उसका बिजनेस फ्लरिश हुआ, और एक वक्त आएगा जब उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, सब कुछ बेच दिया जाएगा, तो एक कंपनी की जिंदगी में जितने मामलात होते हैं ना, उन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करने के लिए, उन सारी चीजों को पेपर पे लाने के लिए इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया। अब एक कंपनी अपनी जिंदगी में 10,000 तरह के मामलात करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक कंपनी बनेगी तो वो अपने ओनर से इन्वेस्टमेंट्स ले रही होगी, वो अपने बैंकर से या लेंडर से लोन ले रही होगी, उनके पास पैसे आ जाएंगे, फिर उन पैसों से डिफरेंट तरह की प्लांट एंड मशीनरी परचेज की जा रही होगी, डिफरेंट तरह के इन्वेंट्रीज परचेज की जा रही होगी, उन इन्वेंट्रीज को सेल्स करके रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा होगा, जिन लोगों को इन्वेंट्री सेल की उनसे रिसीवेबल बैलेंस क्रिएट हो रहा होगा, सप्लायर से कोई गुड्स वगैरह खरीदे तो पेमेंट हो रही होगी, वो पेमेंट हो सकता है क्रेडिट, यानी कि कंपनी की जिंदगी में डिफरेंट तरह के मामला हो रहे होते हैं। जिस दिन कंपनी पैदा हुई उस दिन से लेकर जिस दिन कंपनी वफात हो जाएगी, इन सारी डिफरेंट ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शंस को अकाउंट फॉर करने के लिए ये अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं। और हर तरह की ट्रांजेक्शन को अकाउंट फॉर करने के लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने PRC लेवल पे एक स्टैंडर्ड का नाम सुना, IAS 16, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। इस स्टैंडर्ड में ये बताया गया है कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग किस तरह से होगी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को किस तरह से इनिशियली रिकॉर्ड किया जाएगा, किस तरह से डेप्रिशिएट किया जाएगा, किस तरह से डीरिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर किया है IAS 2, दैट इज इन्वेंट्रीज, जो आपको ये बताता है कि इन्वेंट्री को इनिशियली कब मेजर करोगे, सब्सिक्वेंटली कैसे मेजर करोगे, FIFO मेथड क्या होता है, वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, सब्सिक्वेंटली कॉस्ट पे रखना है या NRV पे रखना है, ये सारी बातें। तो ये तो दो सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपने PRC लेवल पे कवर किए, लेकिन अब 10-15 स्टैंडर्ड हम FR1 लेवल पे कवर करेंगे, 10-15 स्टैंडर्ड हम FR2 लेवल पे कवर करेंगे, और फिर पूरे जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इंशाल्लाह CA फाइनल में हम दोबारा से कवर कर, मतलब दोबारा से, और उनका एक एडवांस वर्जन कवर कर रहे हैं। लाइक IAS 16 जो मैंने PRC पे कवर किया है, ये मेरा पीछे PRC में नहीं छोड़ेगा, ये आपको CAF 1 में भी पढ़ना है, ये आपको CAF 2 में भी पढ़ना है, ये आपको
C5 1 में पढ़ना है। यहाँ आपने पीआरसी लेवल पे प्रॉपर्टी प्लान एग्रीमेंट की कुछ बातें कवर की है, यहाँ कुछ और बातें कवर करोगे, यहाँ कुछ और बातें कवर करोगे, यहाँ इसका एक एडवांस एरिया कवर करोगे। तो डिफरेंट तरह की ट्रांजेक्शन जो कि कंपनी अपनी जिंदगी में अकाउंट फॉर करती है, उनकी बुक कीपिंग के लिए, उनकी अकाउंटिंग के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। आज की क्लास में हम पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने लगे, जिसका टाइटल है IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। इसके कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले थोड़ी सी IAS 16 की बातें रिवाइज करते हैं। सर IAS 16 में हम क्या करते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी प्लान एंड एग्रीमेंट परचेज की, लेट से 100 मिलियन की, इसकी लाइफ है लेट से 5 साल। तो अगर मैंने ईयर 1 में 100 रुपए की प्रॉपर्टी प्लान एंड एग्रीमेंट परचेज किया, क्या मैं इसे पहले साल ही एक्सपेंस आउट कर देता हूं? कर देता हूं? नहीं सर, मैं इसे पहले साल एक्सपेंस आउट। भाई फॉर एग्जांपल मैंने ये एसी परचेज किया या मैंने ये लैपटॉप परचेज किया, तो क्या आईक्यू ने अपनी बुक्स में एंट्री ये बनाई होगी एसी एक्सपेंस डेबिट, लैपटॉप एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट? नहीं सर, हमने इसे पहले ही एक्सपेंस आउट नहीं किया होगा, हमने इसको एज अ IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कैपिटलाइज कर दिया होगा, कैपिटलाइज एज अवर एसेट, कि ये हमारा असासा है। फिर हम क्या करेंगे कि भाई 100 मिलियन का असासा है, कितने साल इस्तेमाल करूंगा? 5 साल। तो फिर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अगर हम सिंपल रखें चीजों को, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन हो, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, 20 रुपए की हमारे पास डेप्रिसिएशन का नंबर वर्कआउट हो जाएगा। अब हर साल क्या होगा? 20 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्रेडिट, 20 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। ये अकाउंटिंग आप सबने पढ़ी है, आप सब मुझसे बेहतर ही जानते हो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सारा काम क्यों किया जा रहा है, भाई 5 सालों में भी तो एक्सपेंस आउट ही कर रहा हूं ना। इन 5 सालों में भी अल्टीमेटली मैंने क्या करा? 20-20 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही रिकॉर्ड किया और 5 साल के बाद प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को खत्म कर दिया। तो क्यों इतनी मेहनत की जा रही है? पहले साल ही एक्सपेंस आउट करे, जान छोड़ा है। कुछ हद तक इनकी बात सही है। एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए, तो अगर मैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एक्सपेंस 100 रुपए, कैश क्रेडिट 100 रुपए, ये भी काम करूं तो भी 100 रुपए पे रिकॉर्ड होगा। बुक वैल्यू नहीं, अपनी रेजिडेंट वैल्यू निकालने के लिए नहीं, प्रॉफिट अंडर स्टेट ना हो जाए, कुछ हद तक इनकी बात भी सही है। ताकि पीएनएल में एक साल इतना बर्डन अंडर स्टेट या ओवर स्टेट ना हो। सब बातें थोड़ी थोड़ी सही बता रहे हो, लेकिन एक लफ्ज मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं क्योंकि अभी तक यूज नहीं हुआ। सर ये पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कॉन्सेप्ट के ऊपर है जिसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। हर स्टैंडर्ड, हर रूल को बनाने से पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर होगा। और अगेन अगर तुम ये कॉन्सेप्ट को समझ लो ना, तो तुम्हें रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद तुम्हारे जहनों में हो जाएंगे। मैं एक सिंपल से तुम्हें एनालिसिस बताता हूं। अगर मैं FAR 1 लेवल पे जितने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आप लोगों को कवर करवाऊंगा, इनको मैं 1 2 3 करके लिखना शुरू कर दूं ना, तो ये बनेंगे शायद 150 अप्रोक्सीमेटली। FAR 2 लेवल पे आओगे, FAR 2 लेवल पे जितने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स तुम्हें कवर करवाए जाएंगे, उनको मैं 1 2 3 करके लिखना शुरू कर दूं ना, तो ये बनेंगे कोई 200 से 250 के दरमियान। CA फाइनल लेवल पे जब तुम FFR पे पहुंच जाओगे, CFAP 1 पे पहुंच जाओगे, इनके सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं 1 2 3 जॉट डाउन करना शुरू कर दूं, कोई अंदाजा लगा सकता है कितने होने चाहिए? सर 1700 से 2000। यानी जितने रूल बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड बातें मैं FR 1 पे बताऊंगा, उनको मैं 1 2 3 लिखूं ना, तो ये शायद 150 के करीब बनेंगे। FAR 2 पे कोई 150 200 बन जाएंगे, लेकिन CA फाइनल पे ये कोई 1700 से 2000 का नंबर हो। अब ह्यूमनली इनको याद रखना इम्पॉसिबल है कि कोई बंदा हो जिसको ये 1700 या 2000 रूल्स याद हो, ये इम्पॉसिबल है। यार मैं आज यहाँ पे FAR 1 की क्लास लेने के लिए आया हूँ, कल शाम में मैंने CA फाइनल की क्लास ली, इससे पहले मैंने टैक्सेशन की क्लास ली, उससे पहले मैं 4 घंटे अपनी फॉर्म में बैठा हुआ था,
क्या तुम्हें लगता है कि ये 1700 रूल्स मैंने अपने जहन में हिफ्ज किए हुए होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इन सारे रूल्स के पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना वो मुझे मालूम है, और जब मुझे कॉन्सेप्ट मालूम है ना तो मुझे किसी रूल को याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैं लॉजिकली सोचता हूं कि यार ये वाला काम यूं करना चाहिए ताकि यूं हो, तो रूल खुद ब खुद बनने लग जाता है। I16 हम सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट को इनिशियली रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट पे। कॉस्ट के 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, ये बात मालूम है मैं। परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट एंड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। फिर प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट को सब्सिक्वेंटली डेप्रिशिएट किया जाता है। डेप्रिसिएशन के 2 तरीके हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट को सब्सिक्वेंटली मेजर करके डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ये सारी रूल बेस्ड बातें तो हमें मालूम है, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि क्यों भाई 5 सालों में भी एक्सपेंस आउट ही कर रहा हूं ना, तो पहले साल ही एक्सपेंस आउट कर दूं। सर 5 सालों में एक्सपेंस आउट कर रहा हूं, पहले साल में एक्सपेंस आउट नहीं कर सकता, अदरवाइज मैचिंग कॉन्सेप्ट की वॉल्यूशन हो जाएगी। अदरवाइज मैचिंग कॉन्सेप्ट की वॉल्यूशन हो जाएगी। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है यहां देखिए मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमने IQ स्कूल स्टार्ट किया, और IQ स्कूल को स्टार्ट करने के लिए मैंने और सर इब्राहिम ने एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। हमें IQ को स्टार्ट करने के लिए चेयर्स चाहिए, AC चाहिए, लैपटॉप चाहिए, डिफरेंट तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करना है। तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी जिसको हम मिला जुला के प्रॉपर्टी प्लान डॉक्यूमेंट कहते हैं। लेट्स से 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपए, और हमने सारी चीजें इकट्ठी की कैंपस की फॉर्म में। चेयर्स लेकर आ गए, AC लेकर आ गए, जनरेटर लेकर आ गए, लैपटॉप लेकर आ गए, सारा खर्चा कर दिया 10 मिलियन। हमने कहा कि यार ये सारी चीजें कितना असर चल जाएगी, कैंपस की लाइफ क्या होगी। हमें अंदाजा आया कि यार ये कैंपस की लाइफ होगी लेट्स से 5 इयर्स। अच्छा, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, आप लोगों को CA की क्लासेस ऑफर की, तो 5 सालों में मैंने आप लोगों से कुछ ना कुछ कमाया होगा। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। लेट्स से 5 सालों में मैंने फीस से कमाया। पहले साल 3 मिलियन, फिर 4 मिलियन, फिर 5 मिलियन, फिर 6.5 मिलियन, फिर 7 मिलियन। हर साल मैंने इतना इतना रेवेन्यू आप लोगों से अर्न किया। अब अगर कोई बंदा इस 10 मिलियन के अमाउंट को पहले ही साल एक्सपेंस आउट कर दे, तो क्या होगा? पहले साल 7 मिलियन का लॉस, आने वाले सालों में 4 मिलियन की इनकम, 5 मिलियन की इनकम, 6.5 मिलियन की इनकम, 7 मिलियन की इनकम। क्या ये इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी? नहीं यार, ये खर्चा यहाँ पे किया है, ये कैश आउटफ्लो यहाँ पे किया है, लेकिन अगर ये आउटफ्लो ना करते तो क्या ये इन 5 सालों में इनकम अर्न कर सकते थे? क्या इन 5 सालों में इनकम अर्न हो सकती थी? नहीं। ये खर्चा किया है, जब भी तो ये कैंपस इस पोजीशन में आया है कि 5 साल तक तुम ये कमा सकोगे। तो लॉजिक क्या कहती है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब एक खर्चा पे करो तब एक्सपेंस आउट नहीं करना, बल्कि जब उस खर्चे का बेनिफिट एंजॉय करो तब उसे एक्सपेंस आउट करना। अगर मैं एक 10 मिलियन का एसेट 5 सालों तक इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब है कि हर साल ऑन एन एवरेज 2-2 मिलियन का खर्चा कर रहा हूं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमने इसको स्ट्रेट लाइन 2-2 मिलियन से डेप्थ। अब जो मेरे पास इनकम के नंबर्स आएंगे, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी कि पहले साल 1 मिलियन, दूसरे साल 2 मिलियन, तीसरे साल 3 मिलियन, चौथे साल 4.5 मिलियन और पांचवें साल 5 मिलियन। तो I16 प्रॉपर्टी प्लान एंड का स्टैंडर्ड बनाया क्यों किया है? ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को कैश आउटफ्लो की बेसिस पे रिकॉर्ड ना करें, बल्कि सब्सटेंस की बेसिस पे रिकॉर्ड करें। और सब्सटेंस क्या है कि भाई ये खर्चा उस वक्त एक्सपेंस आउट नहीं होगा जब वो पे हुआ, बल्कि वो खर्चा उस वक्त एक्सपेंस आउट होगा जब उसका इकोनॉमिक बेनिफिट यूज किया जाए, जब उस खर्चे से एसोसिएटेड इनकम अर्न की जा रही होगी। भाई फॉर एग्जांपल मैं आज कैंपस खोल के बैठ जाऊं और मैंने आज एडमिशन ही ऑफर नहीं किए, तो मैंने आज पूरे 10 मिलियन एक्सपेंस आउट कर दिए, तो ये कोई तुकी नहीं है। भाई इन चीजों को 5 सालों तक इस्तेमाल करके आपसे ये कमाऊंगा, तो अब मैचिंग कॉन्सेप्ट इंटैक्ट होगा ना कि हमने एक्सपेंस भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड किया जिस पीरियड में उससे कॉरिस्पॉन्डिंग इनकम को रिकॉर्ड किया गया है। सिर्फ इस एक मैचिंग कॉन्सेप्ट की बेस पे पूरा I16 का स्टैंडर्ड बेस किया गया। अगर तुम अंदाजा लगाओ ना, सारी चीजें यहीं पे है। अगर कोई एसेट तुम्हें लगता है कि हर साल इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, हर साल इक्वल यूज हो रहा है, तो तुम उसकी डेप्रिसिएशन कैसे करते हो? स्ट्रेट लाइन मेथड पे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है ना कि कोई एसेट ऐसा है कि पहले साल ज्यादा चलेगा
दूसरे साल कम चलेगा, तीसरे साल और कम चलेगा, चौथे साल और कम चलेगा, तो फिर तुम उसको स्ट्रेट लाइन में डेप्रिशिएट नहीं करते बल्कि रिड्यूसिंग। तो ये है क्या सर? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट ही तो है कि भाई हम एक्सपेंस को कैश की बेसिस पे रिकॉर्ड ना करें, हम एक्सपेंस को सब्सटेंस की बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। जिस वक्त एक अंडरलाइंग इकोनॉमिक बेनिफिट कंज्यूम हो रहा है, जिस वक्त एक अंडरलाइंग इकोनॉमिक बेनिफिट यूटिलाइज हो रहा है, उस पीरियड में उस अमाउंट का एक्सपेंस भी ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या ये बात समझ आती है हमें? क्लियर है? अब IAS 23 का स्टैंडर्ड जो हम आज की क्लास में स्टार्ट करने लगे, जिसका टाइटल है बोरिंग कॉस्ट, ये भी मैचिंग कॉन्सेप्ट के ही प्रिंसिपल पे बनाया गया है। सर अगर मैं IQ के एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करने के लिए, अगर मैं IQ के रोजमर्रा के खर्चों को मैनेज करने के लिए बैंक से एक लोन लेता हूं, और बैंक से लोन लूंगा तो उसमें मुझे सूद देना पड़ेगा, उस सूद की ट्रीटमेंट क्या होगी भाई? फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि भाई अगर मुझे IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस रन करना है ना, तो मुझे 20 लाख रुपए कैश की जरूरत है, क्योंकि भाई टाइमिंग मैच नहीं करती ना। आप लोग 1 महीने तक डेमो लोगे, उसके बाद फीस दोगे, लेकिन मुझे रेंट तो पहले दिन देना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी तो पहले दिन देनी है, मुझे एडमिन को तो हर महीने पे करना है। तो कैश फ्लोज में इनफ्लो और आउटफ्लो की टाइमिंग में प्रैक्टिकली मिसमैच आ जाता है कि इनफ्लोज की डेट्स अलग होती है, आउटफ्लोज की डेट अलग होती है। अब मैंने अंदाजा लगाया कि यार अगर मुझे एक बिजनेस करना है ना, तो मुझे IQ चलाने के लिए 20 लाख रुपए हार्ड कैश चाहिए। मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से 20 लाख रुपए का लोन ले लिया। बैंक इस लोन के ऊपर मुझसे सूद चार्ज करेगा? बिल्कुल करेगा। इस सूद को मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा? एक्सपेंस आउट कर दूंगा या कैपिटलाइज करूंगा? सर इस सूद एक्सपेंस को आप एक्सपेंस आउट कर दोगे। मतलब इतना प्रैक्टिकल है कि मैं सूद एक्सपेंस ही बोल रहा हूं अनटेंशनली, कि ये जो सूद मुझे पे करना है इसको मैं क्या करूंगा सर? इसको मैं एक्सपेंस आउट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक साल बैंक से 20 लाख का लोन लिया, तो उस साल का जो सूद है वो उसी पीरियड का एक्सपेंस है। वो लोन अगर 4 सालों तक है, तो हर साल का जो सूद है वो सूद भी हर साल का एक्सपेंस है। लेकिन व्हाट इफ मैं तुमसे ये कहूं कि मैंने बैंक से एक लोन लिया, लेट से 2 मिलियन का, और उस 2 मिलियन के लोन पे लेट से इंटरेस्ट है 10% के हिसाब से 2 लाख रुपए। आम हालात में तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि भाई ये इस साल का सूद एक्सपेंस है, इसको आप एक्सपेंस आउट कर दें। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने बैंक से 20 मिलियन का लोन लिया, उससे फॉर एग्जांपल एक जनरेटर मैन्युफैक्चर करवाया, जनरेटर को बनाने की कॉस्ट कितनी आई? 9 मिलियन। मैंने 2 मिलियन का बैंक से लोन लिया, और फिर इस लोन से क्या करा कि मैंने एक जनरेटर मैन्युफैक्चर करवाया। मैंने इंजीनियर को बुलाया, मैंने बोला भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे इस तरह का जनरेटर बना दो। उसने मुझे जनरेटर बना दिया 2 मिलियन रुपए। अब जनरेटर की लाइफ क्या है? 5 साल अज्यूम कर लेते हैं। अब क्या करोगे सर? इस जनरेटर को करोगे डेप्रिशिएट, तो कितना आ जाएगा? 2 मिलियन डिवाइड बाय 5, 4 लाख। अब यहां जरा सोचे मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए कि ये वाली कहानी तो हमें समझ आती है, ये कहानी हम कहां पढ़ कर आए? I16 में। ये लोन लिया क्यों था? जनरेटर बनाने के लिए। जनरेटर का इकोनॉमिक बेनिफिट कितने सालों के लिए है? 5 सालों के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इस लोन पे जो सूद है इसका बेनिफिट भी 1 साल का नहीं बल्कि 5 सालों का है। आम हालत में तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट कर देते हैं, लेकिन अगर मैंने लोन लिया ही इसीलिए है कि मैं कोई नॉन करंट एसेट बना रहा हूं जिसको मैं इस्तेमाल करूंगा फॉर नंबर ऑफ इयर्स, तो आइडियली स्पीकिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट को इंटैक्ट रखते हुए, मैचिंग कॉन्सेप्ट को खराब ना होने दे, तो हमें करना भी ये चाहिए कि इसे मैं इसी का पार्ट बनाऊं, और 2 मिलियन नहीं बल्कि 2.2 मिलियन को अगले 5 सालों में डेप्रिशिएट कर रहा हूं, जो भी नंबर आ जाएगा। ये मैं सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहा हूं, मोटी मोटी बात कर रहा हूं कि बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव ये है, बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप कोई बोरिंग्स करते हो, अगर आप कोई बोरिंग्स करते हो और इस बोरिंग से कोई क्वालिफाइंग एसेट बनाते हो, अब एक नई टर्म्स मैंने इस्तेमाल की है, क्वालिफाइंग एसेट।
सर व्हाट इज क्वालिफाइंग एसिड? व्हाट इज क्वालिफाइंग एसिड? द एसिड विच टेक कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पीरियड ऑफ सब्सटेंशियल टाइम। कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है आपके पास। बोरिंग कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या? बोरिंग कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या सर? बोरिंग कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव ये कि अगर एक पर्सन, अगर एक कंपनी बोरिंग्स करती है इस नीयत से, इस ऑब्जेक्टिव से कि अल्टीमेटली उस लोन से, उस बोरिंग से कंपनी कोई क्वालिफाइंग एसिड बनाएगी। क्वालिफाइंग एसिड किसको कहते हैं सर? क्वालिफाइंग एसिड का मतलब है कि ऐसा एसिड जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में, जिसकी कंस्ट्रक्शन में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या है ये लॉ में डिफाइन नहीं है कि आप अपनी जजमेंट की बेसिस पे मोर देन 6 मंथ ले सकते हो। यानी कि ऐसा एसिड, यानी कि एक एसिड जिसको मैन्युफैक्चर करने लगे, कंस्ट्रक्ट करने लगे तो 6 महीने उससे ज्यादा का टाइम लगता है, तो इस तरह के एसिड को कहा जाएगा क्वालिफाइंग एसिड। बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर एक क्वालिफाइंग एसिड को बनाने के लिए कोई बोरिंग की जा रही है तो उस बोरिंग के ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट यानी कि सूद है वो एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए, बल्कि वो उस एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनकर कैपिटलाइज होना चाहिए और फिर ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसिड डेप्रिशिएट होना चाहिए। और अगेन ये सारी बातों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है सर? मैचिंग कॉन्सेप्ट को डिस्टॉर्ट ना होने देना, मैचिंग कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल को बरकरार रखना कि भाई चूंकि लोन के ऊपर सूद तो 1 साल का है, लेकिन लोन की यूटिलाइजेशन एक नॉन करंट एसिड की बनाने के लिए, और नॉन करंट एसिड हमें 5 साल तक इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, तो सूद को भी एक साथ एक्सपेंस आउट नहीं करना चाहिए, बल्कि एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाकर 5 सालों में हम एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। क्या ये बात समझ आती है हमें? सर कुछ आसान सी बातें रीड करते हैं, कुछ भी कॉपी ना करिए, सारी बातें आप लोगों के साथ पास प्रेजेंटेशन में लिखी हुई है। अगर हम बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन पर आए, अगर हम बोरिंग कॉस्ट के इंट्रोडक्शन पर आए तो हमारे पास पहली हेडिंग आ रही है ऑब्जेक्टिव। The core principle of IS 23 borrowing cost is that you should capitalize borrowing cost. You should capitalize borrowing cost. Borrowing cost के लफ्ज को अंडरलाइन कीजिएगा। If they are directly attributable to the acquisition, construction and production of a qualifying asset. इस स्टैंडर्ड का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सिर्फ प्रिंसिपल बता रहा हूँ, रूल बेस्ड बातें तो बहुत सारी बताऊंगा कि भाई अगर एक क्वालिफाइंग एसेट को एक्वायर, कंस्ट्रक्ट या मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई बोरिंग कॉस्ट लग रही है तो वो एक्सपेंस आउट नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो कैपिटलाइज होनी चाहिए। सर बोरिंग कॉस्ट क्या होता है पहले हमें ये तो समझाएं। सर बोरिंग कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो इस लोन के अगेंस्ट आपको कॉस्ट क्या इनकर करनी पड़ती है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज सिंपली बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट नाम का ही मतलब क्या है? फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। यानी कि अगर आप लोन लेते हो तो उस लोन लेने की वजह से आपको जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड सिंपली बोरिंग कॉस्ट। मैं सवाल लेता हूं, बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन आ रही है हमारे पास। बोरिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट, बोरिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट दैट एन एंटिटी इनकर्स इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ द फंड्स। वो कॉस्ट जो कंपनी बोरिंग के नतीजे में बर्दाश्त करती है, वो इंटरेस्ट जो कंपनी को बोरिंग के नतीजे में पे करना पड़ता है, दिस इज सिंपली बोरिंग कॉस्ट। और थर्ड हमारे पास आसान सी डेफिनेशन आ रही है क्वालिफाइंग एसिड। कोई मुश्किल से डेफिनेशन नहीं है। अ क्वालिफाइंग एसिड इज एसिड दैट नेसेसरली टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। एक ऐसा एसिड जिसको मैन्युफैक्चर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे, इस तरह के एसिड को हम क्वालिफाइंग एसिड कह रहे होंगे। तो हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म समझी, नंबर 1 बोरिंग कॉस्ट, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट, नंबर 2 क्वालिफाइंग एसिड, एक ऐसा एसिड जिसको कंस्ट्रक्ट या मैन्युफैक्चर करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। और इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव समझा है, सिर्फ जनरल बात की है कि अगर एक बोरिंग की जा रही है इस नियत से कि उससे कोई क्वालिफाइंग एसिड बनाया जाएगा और क्वालिफाइंग एसिड का इकोनॉमिक बेनिफिट भी 1 साल से ज्यादा का है, तो उस बोरिंग पे आने वाला सूद भी आपका फॉर द ईयर एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनकर एसिड के साथ साथ डेप्रिशिएट होना चाहिए। सर बोरिंग कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ जाएगी? नहीं, बोरिंग कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आएगी, बोरिंग कॉस्ट में फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट आएगी। सवाल ये होना चाहिए क्या बोरिंग कॉस्ट में लोन प्रोसेसिंग फी आएगी? भाई एट टाइम्स ऐसा होता है ना कि आप बैंक से लोन लेने जाओ तो बैंक कहता है कि आपको 10% सूद देना पड़ेगा हर साल, और आप ये लोन के प्रोसेस में आओगे तो आपने हमारे एजेंट को 5% कमीशन देना पड़ेगा। तो क्या वो 5% का कमीशन जो हम बैंकर को दे रहे हैं वो बोरिंग कॉस्ट है? यस, क्योंकि अगर ये बोरिंग ना होती
तो मुझे ये कमीशन भी ना देना पड़ता। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो एसेट की डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है कि एक एसेट को लोकेशन से अपनी लोकेशन पे लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करना पड़ रहा है। बोरिंग कॉस्ट की टर्मिनोलॉजी में क्या आएगा कि फंड्स को बोरो करने के लिए जो खर्चा आपको करना पड़ रहा है वो सारा बोरिंग कॉस्ट कहलाया जा रहा होगा। कोई और सवाल किसी का? आप लोगों ने असर की नमाज पढ़नी है? अब लोग असर की नमाज पढ़ लें। 5:40 हो रहे हैं तो हम 5:55 पे रिज्यूम करते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो हमने ब्रेक से पहले थोड़ा ये डिस्कस किया, एक तो ओवरऑल हमने डिस्कस किया कि आखिर मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल किस कॉन्सेप्ट किस प्रिंसिपल का नाम है। बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो भी एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो रेलेवेंट और इनकम है वो एक दूसरे से कोरिलेट कर रही हो। यानी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, आपका कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त सिर्फ उन्हीं एक्सपेंस से, सिर्फ उन्हीं इनकम को रिकॉर्ड किया जाए जो कि उस पीरियड में अर्न या यूटिलाइज किए गए। इसका इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता हुआ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम ऑलरेडी पीआरसी लेवल पे कवर करके हैं, दैट इज I-60 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी है, लेकिन उस बहुत सारी बातों के पढ़ने के पीछे की वजह मैचिंग कॉन्सेप्ट है। अगर हम एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को परचेज करते हैं और उसको नंबर ऑफ ईयर्स तक इस्तेमाल करेंगे, उसको नंबर ऑफ ईयर्स तक यूटिलाइज करेंगे, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेंगे, तो हम हरगिज ऐसा नहीं करते कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए जो खर्चा किया जाए डे 1 पे एक्सपेंस आउट कर दे, बल्कि हम उस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के खर्चे को अपने पास ऐसा एसेट रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं और जैसे जैसे उस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जैसे उस इकोनॉमिक बेनिफिट को कंज्यूम किया जाता है, वैसे वैसे एसेट की यूजफुल लाइफ के अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को डेप्रिसिएशन चार्ज करवाई जा रही होती है। अब इसी कॉन्सेप्ट से ड्राइव्ड हमारे पास एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दैट इज कॉल्ड I-23 बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव को समझने से पहले दो टर्म्स हैं जिनको आपको समझना है। नंबर 1 इज बोरिंग कॉस्ट एंड नंबर 2 इज क्वालिफाइंग एसेट। व्हाट इज बोरिंग कॉस्ट? सर एक कंपनी फंड्स को मैनेज करती है, एक कंपनी फंड्स को बोरो करती है, एक कंपनी फंड्स लोन के तौर पे लेती है, तो फंड्स को बोरो करने के लिए, लोन लेने के अगेंस्ट जो कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ती है, दिस इज सिंपली बोरिंग कॉस्ट। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? सर लोन के अगेंस्ट जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, लोन हासिल करने के लिए जो आप लोन प्रोसेसिंग फी वगैरह पे करते हो, बैंक चार्जेस वगैरह पे करते हो, ये सारी चीजें बोरिंग कॉस्ट की एग्जांपल्स कंसीडर की जाएगी। इन शॉर्ट आसान अल्फाजों में फंड्स को बोरो करने के अगेंस्ट जो आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ी है, दैट इज सिंपली बोरिंग कॉस्ट। एक और टर्म हमने कवर की, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइंग एसेट। व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट? सर एक ऐसा एसेट जिसकी कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। एक ऐसा एसेट जिसको अगर हम खुद मैन्युफैक्चर करें या किसी और से मैन्युफैक्चर करवाएं, हम खुद कंस्ट्रक्ट करें या किसी और से कंस्ट्रक्ट करवाएं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी कंस्ट्रक्शन में अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है ये एसेट आपके लिए क्वालिफाइंग एसेट कंसिडर किया जाएगा। अब I-23 का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर एक क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, क्वालिफाइंग एसेट को मैन्युफैक्चर करवाने के लिए आपको बोरिंग्स करनी पड़ रही है, तो उस बोरिंग के ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट है वो भी किसी पीरियड का या किसी साल का एक्सपेंस नहीं है, बल्कि वो इंटरेस्ट, वो बोरिंग कॉस्ट भी आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनकर ही कैपिटलाइज होनी चाहिए। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और एक आसान सा ऑब्जेक्टिव। नंबर 1 बोरिंग कॉस्ट, that is cost associated with the borrowing of funds. Number 2 is qualifying asset, an asset the construction, manufacturing or production of which takes substantial period of time. अब substantial period of time को लॉ मेकर ने या आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स ड्राफ्ट करने वाले लोगों ने स्पेसिफिकली कंक्लूड नहीं किया कि व्हाट इज एक्चुअली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे हम अपनी जजमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे, जनरली 6 महीने से ज्यादा का अर्सा लग रहा हो तो हम इसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कह रहे होंगे। यहाँ पे हम इसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कह रहे होंगे अगर एक एसेट की कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में 6 महीने से ज्यादा का टाइम लग जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक क्वालिफाइंग एसेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई बोरिंग्स की जा रही है, तो उस बोरिंग के ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट आएगी वो भी आपके P&L में एक्सपेंस आउट नहीं होगी, बल्कि एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनकर कैपिटलाइज हो रही होगी। क्या यहाँ तक सब समझ आता है? मैं अब I-23 दो तरह की बोरिंग्स का जिक्र करता है। I-23 दो तरह की बोरिंग्स का जिक्र करता है। एक को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक बोरिंग, एक को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक बोरिंग, एक को हम नाम देंगे जनरल बोरिंग्स। दो तरह की बोरिंग्स हैं जिनका जिक्र हम I-23 में कवर करेंगे।
One is called specific borrowing, one is called specific borrowing and the other one is called general borrowing. आज की क्लास में हम स्पेसिफिक बोरिंग के एक आसान से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब क्या है? सर स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब है कि वो बोरोइंग्स जो कि स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसेट के लिए की गई है उसको हम स्पेसिफिक बोरिंग कहेंगे। वो बोरिंग्स जो कि स्पेसिफिकली किसी क्वालिफाइंग एसेट की मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए की गई है उसे हम स्पेसिफिक बोरिंग कहेंगे। तो जनरल बोरिंग्स क्या होगी? सर जनरल बोरिंग्स का मतलब है कि वो बोरिंग्स जो आपने बहुत सारे कामों के लिए की है इंक्लूडिंग क्वालिफाइंग एसेट। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेता हूं और उस 10 लाख रुपए से सिर्फ आईक्यू के लिए एक जनरेटर मैन्युफैक्चर करवाता हूं तो ये एक स्पेसिफिक बोरिंग है। लेकिन अगर मैं आईक्यू के लिए 10 लाख रुपए का लोन लूं, उसमें से कुछ खर्चा जनरेटर के लिए भी कर दूं, कुछ खर्चा अपने एडमिन की सैलरी के लिए भी कर दूं, कुछ खर्चा रेंट के लिए भी कर दूं, कुछ खर्चा बिजली के बिल के लिए भी कर दूं, तो अब ये स्पेसिफिक बोरिंग नहीं, अब ये जनरल बोरिंग कहलाई जा रही होगी। तो सिंपल स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग में फर्क क्या है? वो बोरिंग जो कि स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसिड के लिए ही की गई है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरिंग, और वो बोरिंग जो बहुत सारे कामों के लिए की है, वन ऑफ द काम क्वालिफाइंग एसिड भी हो सकता है, इस तरह की बोरिंग को हम जनरल बोरिंग कह रहे होंगे। स्पेसिफिक बोरिंग के केस में जो हमने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, स्पेसिफिक बोरिंग के केस में हमने बोरिंग कॉस्ट जो कि एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाकर कैपिटलाइज करनी है, उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, कि हमारी बोरिंग के ऊपर, हमारी स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर हमें क्या इंटरेस्ट, क्या बोरिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ रही है, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। तो जो भी इन दोनों का डिफरेंशियल होगा ये आपका बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक सिंपल सा आप सवाल देखेंगे, आप इस फॉर्मूला को समझ जाएंगे। मैं चाहता हूं अगर हम अपने हैंडआउट में प्रेजेंटेशन के बाद अगर आगे आए तो हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जरा क्वेश्चन नंबर 1 पर आओ, शायान लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन नंबर 1 आपके आईकेप के सिटी पैक का सवाल है, रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। कहता है शायान लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री ऑन 1 जनवरी 2018 with a specific loan of rupees 50 million borrowed at an interest rate of 8% per annum। एक कंपनी है शायान लिमिटेड के नाम से जिन्होंने एक नई फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट स्टार्ट किया 1 जनवरी 2018 से, और इस फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने पैसे कहां से अरेंज किए? सर इन्होंने एक बैंक से लोन लिया है 50 मिलियन का, और ये लोन स्पेसिफिक लोन है, यानी कि सिर्फ इस फैक्ट्री के लिए लिया गया है, और लोन पे सूद कितना है? 8%। फिर कहता है द लोन वाज यूज्ड ऑन अ फैक्ट्री ऑन द फॉलोइंग डेट, 1 जनवरी 18 25 मिलियन, 1 मई 18 15 मिलियन, 1 अक्टूबर 18 50 मिलियन। अब देखो ये क्या कह रहा है भाई, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें कि अगर हम कोई भी एसेट मैन्युफैक्चर करते हैं या किसी से करवाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि डे 1 पे एक साथ आपको सारे पैसे देने पड़ जाएं। भाई जिस वक्त हमने आईक्यू का कैंपस बनाया तो हमारा टोटल 1-2 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि 1-2 करोड़ रुपए का खर्चा एकदम से एक साथ हो गया। भाई पहले मैंने यहाँ कुछ मैसन वर्क करवाया, उसमें मेरे कुछ 5-10 लाख रुपए लग गए। फिर उसके बाद मैंने फोर्सलिंग वाले को बुलाया, उस पर 5-10 लाख रुपए लग गए। फिर उसके बाद मैंने पेंट वाले को बुलाया, फर्नीचर वाले को बुलाया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को बुलाया। यानी ये खर्चा ओवर द पीरियड ऑफ 1-1.5 साल के अरसे में हुआ होगा या 6 महीने में हुआ होगा। ऐसा नहीं होता जब हम किसी एसेट को हम अपने घर पे भी कंस्ट्रक्शन करवाते, भाई आप में से किसी की शादी अरेंज हो गई, अब घर वाले अल्लाह गुल्ला करने के भाई घर बनाना है और इसके लिए अलग से कमरा बाथरूम वगैरह चाहिए, तो एक साथ थोड़ी सारा खर्चा हो जाएगा। पहले घर की दीवारें तोड़ फोड़ के वॉशरूम निकाला जा रहा होगा, फिर उसमें सैनिटरी का काम करवाया जा रहा है, फिर नया कारपेट आ रहा है, पेंट हो रहा है, ये वो, तो ये सारा खर्चा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ भी हमने फैक्ट्री बनाने के लिए 50 मिलियन का खर्चा करना है, लेकिन एक साथ नहीं। सबसे पहले हमने 1 जनवरी 18 पे 25 मिलियन का खर्चा किया, फिर हमने 1 मई 18 पे 15 मिलियन का खर्चा किया, और फिर हमने 1 अक्टूबर 18 पे 10 मिलियन का खर्चा किया। लोन हमने कितना लिया था? 50 मिलियन। अब तुमने 50 मिलियन का लोन ले लिया और 1 जनवरी पे 25 मिलियन खर्च कर दिए, तो 25 मिलियन तुम्हारे पास रह गए ना। याद रखिएगा प्रैक्टिकली बिजनेस में हम कभी भी फंड्स को अपने पास रखकर जाया नहीं करते। हमारे पास अगर 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए भी फंड्स अवेलेबल हो ना, हम उसे हमेशा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर मैंने फंड रखा हुआ है और उससे मैं कुछ कमा नहीं रहा ना, तो उसका मतलब है मैं इस पर नुकसान कर रहा हूँ। पाकिस्तान के हालात में तो आप यूं अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी इन्फ्लेशन हो रही है,
अगर आज मेरे पास 1 लाख रुपए कैश रखा हुआ है और 1 साल तक वो 1 लाख रुपए रहने दूं, तो इन दी एंड 1 साल के बाद उस 1 लाख की परचेसिंग पावर 1 लाख की नहीं होगी। ऐसा ही है ना, इन्फ्लेशन से होता है क्या, इन्फ्लेशन से होता है क्या कि आपका पड़ा पैसा वैल्यू लूज कर रहा होता है। तो बिजनेसमैन, एक लॉजिकल, एक प्रूडेंट बिजनेसमैन कभी भी अपने फंड्स को जाया नहीं होता था, कभी भी अपने फंड्स को अनयूटिलाइज नहीं रहने देता, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता। तो अगर मैंने बैंक से 50 मिलियन का लोन लिया, 25 मिलियन तो मैंने अपने ठेकेदार को दे दिए, तो 25 मिलियन मेरे पास बचे, तो उसको मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं। फिर मैंने 1 मई 18 पे मजीद 25 में से 15 मिलियन अपने ठेकेदार को दिए, अभी मेरे पास और कितने बचे हैं, 10 मिलियन, उसको मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं। फिर मैंने बाकी 10 मिलियन अपने ठेकेदार को कब पे किए, 1 अक्टूबर 2018। आगे कहता है The construction of the asset was completed on 31 दिसंबर 2018। इस एसेट की कंस्ट्रक्शन 31 दिसंबर 2018 साल के एंड पे खत्म हो गई। However, during the accounting period, company invested the surplus fund at an interest rate of 3% per annum। यानी हमारे पास जो फंड अवेलेबल था ना, उसको भी हम कहीं इन्वेस्ट करके 3% के हिसाब से सूद कमा सकते थे। एक बात याद रखिएगा, जब आप बैंक से लोन लेने जाएंगे ना, तो बैंक आपसे सूद ज्यादा चार्ज करेगा, लेकिन अगर आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करने जाएंगे ना, तो बैंक आपको सूद देगा, लेकिन वो थोड़ा कम दे रहा होगा। भाई फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैंक के पास जाऊं तो मुझे बैंक कहता है कि 20% पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन मैं बैंक में कोई सेविंग अकाउंट खुलवा लूं, सेविंग अकाउंट समझते हैं ना, जिस तरह एक बैंक में करंट अकाउंट होता है, उसी तरह सेविंग अकाउंट भी होता है। सेविंग अकाउंट में आपके जितने पैसे रखे होते हैं उस पर आपको सूद मिलता है। तो सेविंग अकाउंट पे जो मुझे सूद मिलेगा वो 20% से नहीं हो सकता, वो ऑब्वियसली कम इंटरेस्ट ही दिया जाएगा। सर ये सरप्लस फंड्स कहां से आए? सरप्लस फंड एक टर्म है जो कि IAS 23 में रिपीटेडली इस्तेमाल हो रही होगी। सरप्लस फंड किसको कह रहा है यहाँ पे? सरप्लस फंड कह रहा है कि आपके पास 50 मिलियन आए, आपने 25 मिलियन कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, तो 25 मिलियन रह गए ना, ये 25 मिलियन सरप्लस फंड है। फिर आपने 1 मई 18 पे 15 मिलियन कॉन्ट्रैक्टर को दिए, आपके पास 10 मिलियन रह गए ना, ये 10 मिलियन आपके सरप्लस फंड है। जी सर यहाँ पे तो पूरे यूटिलाइज हो रहे हैं, सरप्लस फंड तो है ही नहीं सर, पूरे यूटिलाइज 1 अक्टूबर 18 पे हो रहे हैं। यहाँ देखें, अगर मैं एक छोटी सी टाइमलाइन बनाऊं, अगर हम एक छोटी सी 12 महीने की टाइमलाइन बनाएं, मैंने 12 महीनों की एक टाइमलाइन बनाई है। अच्छा, जब भी मैं टाइमलाइन बनाऊंगा ना, तो ये ईयर का स्टार्ट है, 1 का मतलब है पहले महीने का आखिर, पहले महीने का स्टार्ट नहीं। ये यहाँ ईयर स्टार्ट हुआ, ये पहला महीना खत्म हुआ, दूसरा महीना शुरू हुआ, दूसरा महीना खत्म हुआ, और इसी तरीके से 12 महीने चले। अब आपके पास हुआ क्या कि हमारे पास लोन के आए 50 मिलियन। किस दिन आए सर? हमारे पास लोन के 50 मिलियन आए डे 1 पे, और हमने इस 50 मिलियन के लोन में से कितनी पेमेंट अपने कॉन्ट्रैक्टर को कर दी डे 1 पे? सर 25 मिलियन। तो हमारे पास ये 25 मिलियन रह गए, दिस 25 मिलियन इज सरप्लस फंड। ये जो डे 1 पे 50 में से 25 पे कर दिए, 25 रह गए, इसको यहाँ पे कहा गया सरप्लस फंड। फिर आपने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कब की? सर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की 1 मई पे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये मई का महीना है। मैंने मई के स्टार्ट पे पेमेंट की है, यानी कि इस 25 में से अगर 15 की पेमेंट यहां पे की, तो अब मेरे पास कितने रह गए? 10। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई के स्टार्ट में पेमेंट की। फिर मैंने फर्दर 10 मिलियन का पे किया 1 अक्टूबर पे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अक्टूबर का महीना है, और मैंने अक्टूबर के स्टार्ट में पेमेंट की है, तो यहाँ पे तो मेरे सरप्लस फंड कितने हो गए? जी। तो सरप्लस फंड ओवरऑल तो मैंने 50 मिलियन का लोन लिया, 50 मिलियन फैक्ट्री बनाने के लिए, लेकिन एक साथ खर्चा नहीं कर रहा हूं। जैसे जैसे खर्चा करता जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरा सरप्लस फंड वक्त के साथ साथ कम होते होते इन दी एंड ये खत्म हो गया। क्या ये समझ आता है? अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, कि कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग।
कि मैंने ये जो लोन लिया इस पे मुझे कितना सूद देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। सर मैंने 50 मिलियन का लोन लिया है डे 1 पे, किस सूद पे? 8%। और कितने महीनों के लिए? सर यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि एसिड की कंस्ट्रक्शन यहां खत्म हो रहा है, 12 महीनों के। तो इतना सूद तो मुझे अपने 4 मिलियन, इतना सूद तो मुझे अपने लोन के ऊपर पे करना पड़ेगा, इतना सूद तो मुझे अपने लोन के अगेंस्ट बोरिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी, तो ये कैपिटलाइज होगा। लेकिन इन अरसों में हमने कुछ कुछ सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करके इनकम भी तो कमाई है, तो अब हम क्या करेंगे? लेस टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम। और ये जो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम वाला काम कर रहा हूं ना, ये भी बिल्कुल लॉजिकल है, मैं बताता हूं कैसे। तुमने 50 मिलियन के लोन में से 25 मिलियन अपने ठेकेदारों को पे कर दिए, तो 25 मिलियन बकाया रह गए, इसको तुम इन्वेस्ट कर दोगे, इसको तुम इन्वेस्ट कर दोगे किस रेट पे? सर 3% पे। कितने अरसे के लिए? सर 1 2 3 4, सिर्फ 4 महीनों के लिए, क्योंकि 4 महीने बाद वापस 15 मिलियन पे करना है। तो इस 25 मिलियन पे तुम्हें इन्वेस्टमेंट इनकम कितने महीनों की आएगी? 4 महीनों की, 0.25। फिर 25 में से तुमने मजीद 15 पे कर दिए, अब कितना रहेगा? 10 मिलियन। इसको भी रहने नहीं देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। तो 10 मिलियन पे इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी कितना? 3%। कितने महीने के लिए? 1 2 3 4 और 5, 0.125। तो ये हमारे पास आ गया बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अब देखिए चीजें बिल्कुल रैशनल है, चीजें बिल्कुल लॉजिकल है, अगर हम लिंकिंग क्रिएट करेंगे। हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज क्यों कर रहे थे? सर हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज इस वजह से कर रहे थे कि अगर आपने एक बोरिंग की है क्वालिफाइंग एसिड के लिए, और उस क्वालिफाइंग एसिड का इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का होगा, तो आपने उस बोरिंग के ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट इनकर की, वो भी फॉर द पीरियड एक्सपेंस नहीं है, बल्कि चूंकि वो क्वालिफाइंग एसिड के लिए है, तो उसको क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनकर ही डेप्रिशिएट होना चाहिए था। ये लॉजिक थी, ये कॉन्सेप्ट था, ये ऑब्जेक्टिव था। हम बोरिंग कॉस्ट को करते क्या है कि सर हमने जो भी बोरिंग कॉस्ट इनकर की, उससे अपने एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देते हैं, उससे अपने एसिड की कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। तो अगर तुमने एक बोरिंग की थी क्वालिफाइंग एसिड के लिए, और इस बोरिंग पे जो बोरिंग कॉस्ट आ रही है उसे तुम कैपिटलाइज कर रहे हो, तो इसी बोरिंग से अगर कुछ फंड रह गए और उसको तुमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो इससे आने वाली इनकम भी तुम्हारी फॉर द पीरियड या फॉर द ईयर की इनकम नहीं है, बल्कि ये बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को ही रिड्यूस करनी चाहिए। सारी चीजें मैचिंग कॉन्सेप्ट लाइक टू लाइक पे चल रही है। भाई एक नॉन करंट एसेट इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का देता है, तो हम उसे एक पीरियड में एक्सपेंस आउट नहीं करते बल्कि डेप्रिशिएट करते हैं। इसी नॉन करंट एसेट के लिए कोई लोन लिया, तो इस लोन पे जो सूद आया वो भी एक साथ एक्सपेंस नहीं आउट नहीं होना चाहिए, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनकर कैपिटलाइज होना चाहिए। इसी लोन में से कुछ पैसे फॉर द टाइम बीइंग रह गए, उसको इन्वेस्ट करके इनकम आ रही है, तो वो भी उस पीरियड की इनकम नहीं होनी चाहिए, बल्कि एसेट की कॉस्ट में से ही रिड्यूस होनी चाहिए। क्या ये बातें समझा पा रहा हूं मैं आपको? तो ये तो वो कितना आ रहा है, 3.625। तो ये 3.625 तो आ गई वो बोरिंग कॉस्ट जो हमें नेट कैपिटलाइज करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी होगी, सर फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 50 मिलियन जो खर्चा किया प्लस 3.625 जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया, तो फैक्ट्री की कॉस्ट आ जाएगी 53.625। अब जितने साल हम इसको इस्तेमाल करेंगे, उतने साल हम इस एसिड को, इस 53.625 की कॉस्ट को वक्त के साथ साथ डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। क्या ये बातें समझ आती है? मैं कॉपी कर लें सर इसे।